नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो वेलकम टू सक्सेस माइंड। आज हम संविधान में आगे बढ़ते हैं। देखना, कल के हमने वीडियो में किया था कि संविधान का जो आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल नंबर 25 तक, है ना, 125 तक किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज आर्टिकल पहले तो 130 तक कर लेते हैं हम। देखना, जैसे आर्टिकल 125 गया था, 126, 127, 128 और 130, इनको पढ़ेंगे हम आर्टिकल को। देखना, अनुच्छेद नंबर 126 में क्या आएगा। 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया था कि उसमें 31 जजेज होते हैं, 1+30, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजेआई और 30 अन्य होंगे। इससे पहले भी कुछ और संख्याएं थी, वो सारी लिखवाई हुई हैं पहली वीडियो में हमने। तो इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, अगर किसी कारणवश उनका पद रिक्त हुआ है तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के तौर पर नियुक्त कर देंगे। और राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह लेंगे, वो इस मामले में किसी की सलाह नहीं लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति महोदय कुछ भी कार्य अपने विवेक से नहीं करते, वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। वहाँ की सलाह तो ली जाएगी कि किसको वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहें, है ना। तो 126 में आ जाएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127 में हम पढ़ेंगे तदर्थ न्यायाधीश, एड होक जजेज, है ना। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, किसी कार्य विशेष के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, या फिर वहाँ पर जो कोरम होता है, कोरम का आपको मीनिंग बताया था आर्टिकल 100 में कि कोरम जहाँ भी आएगा इसका मीनिंग 10% होता है, यानी कि 1/10 भाग। जो टोटल जजेज हैं उनका 1/10 भाग, टोटल कितने हैं 30, तो 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 3 जजेज होंगे उसमें, या तो 3 होंगे या फिर 5 या 7 या 9 या 11। किसी पैनल में विषम संख्याओं को शामिल किया जाता है। अगर ये मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि इस कार्य के लिए तो 7 जजेज चाहिए, 7 चाहिए, तो वो किसी को भी एक तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से बुलाए जाएंगे, हाई कोर्ट से। फिर हाई कोर्ट की एक परमिशन अभी उसमें करेंगे सारा कुछ। ये आर्टिकल नंबर 128 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकता है, चाहे वो अवकाश प्राप्त ही क्यों ना हो, है ना। 129 में आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट इज द रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। उसे अपनी अवमानना की दंड देने का अधिकार है। और 130 में है कि भारत का ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित होगा, दिल्ली में। उसको दिल्ली के अलावा क्या कहीं और भी स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर। क्या कभी ऐसा हुआ है, 2 बार केस की सुनवाई दिल्ली के अलावा कहीं और की गई है, हैदराबाद में भी और जम्मू कश्मीर में भी। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, आर्टिकल नंबर 126 में क्या है, कार्यकारी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 127 में एड होक न्यायाधीश, ये तदर्थ। 128 में आ जाएगा अन्य कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 129 में होगा 129 और 130 में 129 में अभिलेखीय न्यायालय यानी कि रिकॉर्ड कोर्ट। 130 में दिल्ली में स्थित होगा। ये तो टाइटल सेंस के। अब इसको 1 बाय 1 करते हैं। देखना, अनुच्छेद नंबर 126 130 में क्या आएगा, कार्यकारी का मतलब एक्टिंग, है ना, जैसे अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है। कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, या कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। किसी कारणवश से मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त हुआ है तो राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति करेंगे। और इसकी सलाह वो किससे लेंगे, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वैसे कोई कंपल्सन, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल इसकी सलाह देती है। कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है ना। सलाह किसकी लेंगे, वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की, पैनल नहीं होगा अलग से कोई। ओके, 127 आर्टिकल, इसमें क्या आ जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश। ये ध्यान से समझिए आप, तदर्थ, इंग्लिश में कहेंगे एड होक जजेज, कार्यवाहक न्यायाधीश, है ना। कार्यवाहक न्यायाधीश कैसे होते हैं, तदर्थ ये होंगे कि जो पैनल होता है ना, एक
पैनल बनाना है किसी विशेष केस के लिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े मामले होते हैं उनको पैनल देता है। जैसे बाबरी मस्जिद का केस आया था, इसमें कितने जजेस शामिल थे? 3 थे, है ना। या तो 3 या 5 या 7 या 9 विषम संख्याओं में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कोई फैसले दिए जाते हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई चाहता है कि किसी कार्य विशेष के लिए, किसी मामले के लिए, किसी केस के लिए वहाँ पर 7 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। 7 वहाँ पर जजेस चाहिए, लेकिन उन 7 में होते तो टोटल कितने हैं? 1 + 30 30। इन 30 में से 7 यहाँ पर शामिल करने हैं, लेकिन वो भी देखा ना कि एप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो योग्य होने चाहिए। योग्य मान लीजिए यहाँ पर निकले हैं 5 या 6, मान लो 6 जजेज हैं, ये तो योग्य हैं। एक की और आवश्यकता है, लेकिन इन 30 में वो एक काबिल नहीं है जिसको सीजेआई बनाना चाहते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश। अब क्या करेंगे सीजेआई? ये हाई कोर्ट की सलाह लेंगे, उच्च न्यायालय की, किसी राज्य के उच्च न्यायालय से एक जज को शामिल करेंगे वहाँ पर। लेकिन इसे शामिल करने के लिए एक तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक, और एक वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस, है ना। किसी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से एक जज को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है, तो एक तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक है, दूसरा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी अनुमति आवश्यक है। और इस व्यक्ति को, इस जज को क्या करना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की सारी योग्यताएं पूरी करता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। यही तो हमने योग्यताएं पढ़ी थी। तो ये योग्यताएं रखता हूँ, है ना। अब इसको इस पैनल में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो उसका कोरम पूरा होना है। देखना कोरम, आर्टिकल नंबर 100 में भी हमने पढ़ा था कोरम, QUORUM। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब ही 10% या 1/10 भाग होता है। किसी भी संख्या का, किसी सभा का समिति में अगर हम कोरम पूरा करना है, उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, है ना। 1/10 भाग, 30 का 1/10 भाग निकालना कितना निकलता है? 3। तो 3 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को लगता है कि 3 के स्थान पर 7 मेंबर होने चाहिए वहाँ पर, है ना, 7 जजेज होने चाहिए। तो क्या करेंगे, इस कोरम को पूरा करने के लिए, या फिर वहाँ पर एप्रोप्रिएट जितनी भी संख्या रखनी है उसको पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से अलग न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, है ना। वो जो हाई कोर्ट से आएगा उसके पास एक तो योग्यता होनी चाहिए, दूसरा राष्ट्रपति महोदय के और वहाँ जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी अनुमति, उनकी कंसेंट अनिवार्य है। आया समझ? किसी भी राज्य से आ सकता है? किसी भी राज्य से आ सकता है, जहाँ से ये सीजेआई उचित समझे, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये लगता है कि उस राज्य का होना चाहिए, तो उस राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, हाई कोर्ट से भी हो रही। क्लियर है मामला? ओके। तो 126 में क्या है? कार्यकारी न्यायाधीश। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश, एड होक जजेज, ठीक है ना। कितने ही संख्या में कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो एड होक न्यायाधीश है, विशेष योग्यता देखना इसकी। एड होक न्यायाधीश नियुक्त करने का मामला एक तो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, ये फ्रांस के संविधान में है प्रोसेस। दूसरा, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त हो सकते हैं, अन्य किसी कोर्ट में प्रावधान नहीं है। अगर हम चाहें कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी होने चाहिए, वहाँ नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना। तो क्या क्या विशेषता हुई? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक तो हाई कोर्ट से की जाएगी, हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस की वहाँ पर परमिशन होनी चाहिए, इसके पास योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। अब ये उस पैनल में शामिल हो सकते हैं, और ये प्रावधान कहाँ से हमने लिया है? फ्रांस से। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। और जैसे वो पैनल पूरा होगा, वो कार्य खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से तदर्थ न्यायाधीशों को भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे बाबरी मस्जिद का केस था, उसके पैनल के लिए नियुक्ति हुई, वो तो जजमेंट दे दिया गया उसमें, तो फाइनल, अब उनको हटा दिया जाएगा उन जजेज को, ठीक है ना। और जिस टाइम पे तदर्थ न्यायाधीश पर नियुक्त होंगे, इनको वही शक्तियाँ, वही अनुमति और वही वेतन दिए जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के होते हैं। याद रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए साथ साथ आप। आर्टिकल कौन सा हुआ है? 126 और 27। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 128, अन्य कार्यवाहक जजेज। 128 में 128 आर्टिकल में क्या है?
देखना अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी कार्य के लिए मुख्य न्यायाधीश को ये लगता है कि जजों की संख्या और बढ़ा देनी चाहिए किसी कार्य विशेष के लिए, पैनल के या आयोग के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है कार्यकारी अन्य न्यायाधीश के लिए। अन्य कार्यकारी या फिर कार्यवाहक न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश, ये एक्टिंग जज बनेंगे। एक्टिंग देखना, एक न्यायाधीश होता है, एक न्यायमूर्ति, है ना, इसको समझिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो अपने नाम के आगे न्यायमूर्ति लगाते हैं, उनकी उपाधि होती है वो। हमारे जो यहाँ सिविल कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, जिले की जो होती है वो नहीं लगाएंगे, वो तो केवल न्यायाधीश लिखेंगे। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिखते हैं अपने नाम में, ठीक है ना, वो न्यायमूर्ति नाम एक टाइटल लगाएंगे अपना। एक्टिंग क्या होता है? कार्यवाहक। देखना 126 में हमने क्या पढ़ा था? एक्टिंग सीजेआई, इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिंग अदर जजेज, है ना, किसी कार्य विशेष के लिए। सीजेआई होंगे जो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यदि ऐसा प्रतीत होता है किसी कार्य विशेष के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम है तो उस कार्य के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं जो कार्यवाहक या कार्यकारी के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए वो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति, सहमति, कंसेंट होनी चाहिए इसके लिए, है ना। और ये किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण न्यायाधीश, या तो हाई कोर्ट के होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी बुला सकते हैं। मान लीजिए हमारे हाई कोर्ट के इलाहाबाद के कोई जजेज हैं, है ना, एक या दो, उनको बुलाना चाहते हैं, सेवानिवृत्त में पेंशन प्राप्त करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कार्य विशेष के लिए अन्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। और इसके लिए सलाह किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति, सहमति आवश्यक है ना। अगर कार्यवाहक इनको नियुक्त कर दिया गया, अब ये इस जजेज पर डिपेंड करता है, उस न्यायाधीश पर, कि वो शामिल होना चाहता है या नहीं, है ना। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कॉल आई उनकी, है ना, कि यहाँ से हमें एक जज चाहिए। अब ये एक जज पर डिपेंड करता है कि मुझे शामिल होना या नहीं, वो बाध्य नहीं है इसके लिए, आया ना, समझिए। ओके, तो 128 में क्या आ जाएगा? अन्य कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। आगे बढ़िए, नोट करते रहिए साथ साथ। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अवकाश ग्रहण न्यायाधीश है, ये रिटायर्ड हो सकते हैं। हाँ, रिटायर, अवकाश ग्रहण रिटायर भी बोलते हैं, रिटायरमेंट के, सेवानिवृत्त। वही वेतन मिलेगा जो उन्होंने। हाँ जी, वही वेतन मिलेगा, वही उन्मुक्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि कार्य ही एक जज की हैसियत से करेंगे तब। ओके, आर्टिकल नंबर 129 देखना। 129 में क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। चूंकि हम ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 129, इसमें क्या है? अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय, है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड कोर्ट। देखना इसके बारे में समझिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसको अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। अवमानना के विरुद्ध, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में ये दंड दे सकता है किसी को भी। एक बार ऐसे हुआ, एक वो मामला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उससे एक समाज सेविका जुड़ी हुई है, मेघा पाटकर। तो मेघा पाटकर एक बार वो धरना देने वाली थी हाईवे पर मध्य प्रदेश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो हाईवे पर धरना न दें, लेकिन पूरा काफिला था, उन्होंने धरना दिया तब भी, है ना। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, इसको कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में उन्हें 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा था, ठीक है ना। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगा, यानी कि उनके आदेश का उल्लंघन करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकता है, कुछ भी, है ना। एक तो अभिलेखीय का मीनिंग होता है, एक अभिलेखीय का मीनिंग है सुप्रीम कोर्ट जितने भी तमाम जजमेंट देगा, अपने निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो लिपिबद्ध कर लिए जाएंगे, रिकॉर्डेड हैं वो सारे। मान लीजिए आज की डेट में फैसले दिए उन्होंने, 40 फैसले आए आज, है ना। तो ये 40 फैसले एक लिपिबद्ध कर लिए जाएंगे, एक बुक में लिख लिए जाएंगे। आपने देखा हो जो अधिवक्ता होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वकील, उनके पास ना चैम्बर में कुछ किताबें रखी रहती हैं, ब्लैक बाइंडिंग में, आपने देखी हो, उस पर लिखा रहता है कि वॉल्यूम 1, 2, 3, 4। मान लीजिए सन 2020 में जनवरी में जो जजमेंट दिए गए थे वो एक बुक में हैं सब कंटेंट, है ना। तो उसमें लिखा है कि ये वॉल्यूम जनवरी को लिखा है, जनवरी वॉल्यूम 1 2020, फरवरी को वॉल्यूम 2, मार्च को वॉल्यूम 3, इस तरीके से 12 वॉल्यूम निकलते हैं। हम मान लीजिए वहाँ पर फीस अपनी जमा कराएं तो उनके पास वो पढ़ती आती रहेगी, है ना, हर महीने की, जैसे मैगजीन्स खरीदते हैं हर महीने के लिए।
तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं वो AIR में लिख लिए जाते हैं। उन बुक्स को क्या कहते हैं? AIR, ऑल इंडिया रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के सारे रिकॉर्ड उन बुक्स में लिखे हुए हैं। तो अभिलेख्य के दो मीनिंग हुए। अभिलेख्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वो लिपिबद्ध कर लिए जाएंगे, स्क्रिप्टेड लिख लिए जाएंगे वो। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। अगर कोई आदेशों का पालन नहीं करेगा तो वो दंड दे दिया जाएगा उसको, ठीक है ना। यह अनुच्छेद नंबर 129 में आएगा, 129 में। ओके, आर्टिकल नंबर 130, 130 देखना। 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो स्थित होगा ये दिल्ली में होगा, दिल्ली में, है ना। क्या इसकी कहीं पर शाखा या बेंच बनाई जा सकती है? कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ केस ऐसे हुए हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी केस का जो फैसला था वो हैदराबाद में सुनाया था, और एक बार शायद जम्मू कश्मीर में भी पीठ लगी है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होगा? दिल्ली में। राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से इसे कहीं पर भी और शिफ्ट कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, केस की सुनवाई वो कहीं पर भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 130 में लिखा है, 130 में। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे हुए हैं आर्टिकल 130 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आया ना? ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, आगे पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 131 से। 131 to 3 ये 9 तक करेंगे पहले, उसमें आ जाएगा फिर मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कुछ। आर्टिकल नंबर पढ़ते हैं हम 131, 32, 33, 134, 138 और 139। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 139 वाला। देखना, इसमें अधिकारिता क्षेत्र आ जाएगा। ये अधिकारिता क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन, अभी इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। 132 में अपील, अपीलेट, अपील करना। ये सिविल मामलों में अपील करना, सिविल केस। और ये आ जाएगा क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केसेस। 135 में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक संघीय पावर होती है अपनी, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, है ना। 36 में अभी आपको ये सारे बताएंगे। खैर, अनुच्छेद नंबर 131 के बारे में 131, आर्टिकल नंबर 131, है ना। 131 में देखना है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र क्या होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, है ना। देखना, पहले तो एक सबसे बड़ी अदालत हमारी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे फिर कौन से? हाई कोर्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद में फिर हमारी सिविल कोर्ट्स आ जाएंगी, अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पर होती हैं। जिला स्तर के बाद में ब्लॉक या तहसील स्तर पर होंगी, है ना। उप सत्र जिला न्यायालय। उसके बाद में फिर ग्रामीण स्तर पर कचहरी होती है। ये हमने किया था लास्ट टॉपिक में, है ना। तो कोई भी जो मामला होता है ना, कोई जैसे मान लो किसी में विवाद हुआ है ना, दो पार्टी हैं, तो सबसे पहले तो FIR लिखी जानी है थाने में। उसके बाद में फिर वो केस देखते हैं कि कौन सी कोर्ट में जाएगा, है ना। मान लीजिए वो हमारे ज़िले की कोर्ट में चला गया मामला, कोई धारा 302 का मामला है, हत्या का मामला है, तो पहले वो कहाँ पर गया? हाई इसमें जिले की अदालत में जाएगा, जिला या सत्र न्यायालय में। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा। हाई कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर अंतिम रूप से अपील की जा सकती है इस पर। ये तो एक प्रोसेस हुआ, चूँकि किसी भी मामले को डायरेक्ट लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट किसी मामले को लेकर जाने का मीनिंग ये हुआ कि 129 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, है ना। न्यायालय की अवमानना का ये मामला, अवमानना हमने कर दी, उसमें कोई भी न्यायालय हमें दंड दे सकता है फिर, अगर हम उसको यानी के नियम पर अगर नहीं चलेंगे। ये किसी भी केस का एक प्रोसेस होता है कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे वो दिए गए, व्यवस्था की गई कि कौन कौन से केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं डायरेक्ट, उसको हम अधिकारिता क्षेत्र कहते हैं, उसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, है ना। तो आर्टिकल नंबर 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र, इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, टाइटल, सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकारिता क्षेत्र, इंग्लिश में कहेंगे ज्यूरिसडिक्शन, है ना, या प्रारंभिक ज्यूरिसडिक्शन कहें इसको, प्रारंभिक, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, JURISDISTION, है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकारिता क्षेत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केस जाएंगे देखना। इसके भी दो भाग हैं फिर, एक आ जाएगा आत्यंतिक अधिकारिता क्षेत्र और एक सीमावर्ती अधिकारिता क्षेत्र। आत्यंतिक में मामले कौन कौन से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? 3 प्रकार के। कौन से? या तो वो 2 राज्यों के बीच में विवाद है,
दो राज्य हैं उनके बीच में कोई विवाद है नदी को लेकर या नहरों को लेकर या सीमा को लेकर, ये डायरेक्ट केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, अगर एक तरफ एक राज्य और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य है ना, उन तीनों राज्यों में विवाद है, कोई सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा। एक तीसरा हो जाएगा कि एक तो इसमें पार्टी कोई राज्य है और दूसरा संघ सरकार है, केंद्र सरकार, यानी कि जैसे हमारा राज्य हो जाए उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ, अगर कोई मामला ऐसा, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर सीमावर्ती में कौन से होंगे? सीमावर्ती में ऐसे केसेज होंगे जिनको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ले जा सकते हैं। वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम किस में ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम हाई कोर्ट में नहीं लेंगे उसको, हम सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाएँ, एक वो भी अधिकार हो जाएगा। तो क्या दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आ जाएगा इसमें आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्र और एक सीमावर्ती, इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्करेंट है ना, जुरिडिक्शन। और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन। एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन में 3 प्रकार के मामले, कौन कौन से? एक तरफ तो एक राज्य, ये राज्य है कोई राज्य बनाम दूसरा राज्य, या तो कोई मामला एक राज्य का और फिर दूसरे राज्य का है ना। दूसरा इसमें केस जाएगा, एक तरफ तो एक राज्य बनाम 2 या 2 से अधिक राज्य बनाम अधिक राज्य, यानी कि एक से अधिक राज्य होने चाहिए। तीसरा इसमें केस हो जाएगा कि एक तरफ तो कोई राज्य है बनाम भारत संघ का मामला है, राज्यों के बीच में विवाद है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, या एक तरफ राज्य एक पार्टी बन जाए, दूसरी पार्टी इसमें भारत संघ। ये मामले किस में आ जाएंगे? एब्सोल्यूट जुरिडिक्शन में। कनकरेंट ये जुरिडिक्शन क्या होता है? इसमें कोई अगर केस हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में ले जा सकते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मौलिक अधिकारों का मामला है, आर्टिकल नंबर 32 हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकारों का हनन, यानी कि मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो फंडामेंटल राइट्स, अगर उनको किसी ने ब्रेक किया है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, जो प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र है उसमें 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है इसको, ठीक है ना। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ये आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है, ओके। आर्टिकल नंबर 132 में क्या दिया है? अपीलिएट, अनुच्छेद नंबर 132 में क्या आ जाएगा? अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र, यानी कि हो जाएगा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना। अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र, अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र क्या होगी कि अंतिम रूप से हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना, किसी भी केस की। दोनों प्रकार के केस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेज होते हैं। सिविल मामले क्या होंगे? जो लड़ाई मारधाड़ से संबंधित नहीं है, और फौजदारी या आपराधिक मामले क्या हो जाएंगे? जो लड़ाई मारधाड़ से संबंधित होते हैं। तो इसमें ये 2 प्रकार के आ जाएंगे, या तो ये सिविल मामलों को लेकर, सिविल, या फिर क्रिमिनल केसेज, है ना। और ये किस में? सिविल केस के लिए। तो दोनों, इसको क्या कहेंगे? दूसरा नाम हो जाएगा दीवानी केस, दीवानी मामले, और इसको फौजदारी या आपराधिक मामले, दोनों प्रकार के केस जाएंगे। अंतिम रूप से अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब आर्टिकल नंबर 133 और 134 में क्या दिया गया है? इसमें अलग अलग कैटेगराइज कर दिया इनको, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट में हम दीवानी मामलों को अंतिम रूप से वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? दीवानी मामले या सिविल केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये केस पहले हाई कोर्ट में चले हों, है ना, हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध या उनको चैलेंज करने के लिए, दोनों में ही, दीवानी मामलों के लिए। और इसमें क्या आ जाएगा? आपराधिक मामलों के लिए, आपराधिक या क्रिमिनल केस के लिए, आपराधिक मामलों के लिए कहाँ पर जा सकते हैं हम? क्रिमिनल केसेस, है ना, ये हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन किसके विरुद्ध? हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई वर्डिक्ट दिया हो,
अपना, उनको लेकर चैलेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर क्या हुआ है 134। ओके, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए आप। ओके, समझ आ रहा है आपकी? हाँ, जो समझना है तो बता देना आप ये। अच्छा, दीवानी मामले समझ रहे होंगे? हाँ वर्डिंग ऐसी है। ओके, 135 आर्टिकल नंबर 135 135। देखना 135 में क्या है, संघीय जुरिस्डिक्शन, संघीय अधिकारिता क्षेत्र, इसका मीनिंग समझिए फेडरल का। देखना संविधान जो हमारे लागू हुआ था पूर्ण रूप से 1950 में हुआ था, उससे पहले यहाँ पर कौन से कानून लागू थे 1935 के अधिनियम के अनुसार, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया था और उसके शासन के अनुसार चलते थे सारे, उनकी भी कोर्ट हुआ करती थी। उस टाइम पर जो निर्णय थे या कोर्ट थे उसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, या संघीय न्यायालय। उस टाइम पर एक संघीय न्यायालय था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आज भी संघीय न्यायालय की पावर है कुछ, है ना। क्या क्या, जैसे 135 में क्या आ जाएगा, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या होती है, फेडरल कोर्ट में था भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के, देखिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 में जो कोर्ट को कुछ पावर्स मिली हुई थी, अधिकार मिले हुए थे, उनको हम संघीय न्यायालय कहेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास में ये संघीय कानून होते हैं कुछ, फेडरल कोर्ट की जो पावर्स थी वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। किस में लिखा है 135 में। 136 में क्या है, आर्टिकल नंबर 136। 136 में क्या है कि अंतिम रूप से अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि हम अंतिम रूप से कहाँ पर अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये अपील ये सैनिक न्यायालयों पर लागू नहीं होगी, जो कोर्ट मार्शल होता है वो नहीं अपील कर सकते इसमें, है ना। तो इसमें भी अन्य अपीलीय अधिकार दिए हुए हैं, अपीलीय अधिकार की अपील, रिक्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, अपील का मतलब समझ रहे हैं ना ये। हाँ, अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन ये नियम सैनिक न्यायालयों पर लागू नहीं होगा। सैनिक न्यायालय उन पर लागू नहीं है ना। आर्टिकल नंबर 137 में, 137 में पुनर्विलोकन होता है एक शब्द, रिव्यू जुरिस्डिक्शन, रिव्यू जुरिस्डिक्शन। देखना ये पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन एक अधिकारिता क्षेत्र होगा। इसका मीनिंग क्या हो, पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस दोबारा जांच करने का भी एक पावर है, एक शक्ति है, यानी कि किसी केस की बार बार सुनवाई कर सकता है वो। हाँ, अगर उसी केस में कोई नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, नए तथ्यों के, नए फैक्ट्स के बारे में जानकारी होती है, अपने किसी फैसले को पलट भी सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक केस को परिस्थिति को देखकर अपने फैसले सुनाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्विलोकन, किसी केस की बार बार सुनवाई करना। एक केस था ना, ये प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का मामला, ये केरल राज्य का है। उसमें जो पीठ लगी थी, यानी कि जो बेंच बनी थी, उसमें 13 जो ये थे जज, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। वो अब तक बताते हैं कि सबसे बड़ी है। एक गोलकनाथ का केस था, वो भी प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। तो एक में नेगेटिव डिसीजन था, एक में पॉजिटिव था कि संविधान को, ये प्रस्तावना का संविधान का अंग माना जाएगा, और दूसरे केस में था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट परिस्थितियाँ देखकर अपने निर्णय देता है, ठीक है ना, और उन निर्णयों को लिपिबद्ध कर लिया जाएगा, उन वर्डिक्ट्स को, उन जजमेंट्स को। तो 136 में क्या है, किसी केस की का पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, दोबारा जाँच कर सकता है उसकी, है ना। ये 137 में। 138 में, अनुच्छेद 138 138 में, इसमें क्या आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा सकती है, बढ़ाए जा सकते हैं और भी अधिकार। क्या, अधिकारिता क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा, अधिकारिता क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा सकती है, ठीक है ना। ये 138 में। अब 139, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे जो अनुच्छेद नंबर 32 में रिट्स दी गई है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं।